दोस्तों हम 1853 तक हमने पढ़ लिया था। 1853 के बाद 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और तथा 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम को कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में बोला गया था, मतलब कहा गया था, और इसमें महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी बनाया गया भारत की, और तथा साम्राज्ञी बनाया गया। और लेकिन इनका जो राज्याभिषेक है जो 1877 में किया जाएगा लॉर्ड लिटन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। अब ये नियम आने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था, उसको बंद कर दिया गया। और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड के डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इसको भी बंद कर दिया गया। और इसकी जगह एक नया पद सृजित किया गया, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव का एक नया पद सृजित किया गया और इस व्यक्ति की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारतीय 15 सदस्यों की एक भारतीय सदस्य परिषद का गठन किया गया। एक भारतीय परिषद का गठन कर दिया गया क्योंकि इसी के द्वारा सारे के सारे नियम बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये 15 सदस्य हो गए। उसके बाद 1858 के समय जो ये नियम आया था, उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड डर्बी उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। इस समय जो ये शासन अधिनियम आया था, उसके बाद कि इस जो ये परिषद बनी थी, इसने अपना बजट पारित किया और पहला बजट 1860 में किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने इस बजट को पेश किया था। पहला बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है मोस्ट। और 1860 में ही आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये कानून एक्ट आया था। 1860 में एक्ट आया था ये, और 61 में ये लागू हो गया। 61 में लागू। और इसके बाद भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कुछ बोल लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम, इसके नाम से ये अधिनियम आने लगे 1800। इसमें क्या क्या किया गया था? इसमें 3 चीजें हुई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो आज भारत के राष्ट्रपति को है, हमारे को आर्टिकल अध्यादेश जारी, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी उस समय, आज है वर्तमान में। ये तो पहले इस अधिनियम के अंतर्गत उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, उनको मिली थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सेकंड पॉइंट आएगा, हाईकोर्ट एक्ट आया था। हाईकोर्ट एक्ट
ये आया तो 1861 में था, इस अधिनियम के तहत आया था ये। और इसके तहत 62 में 3 कोर्टों की स्थापना की गई थी, 3 हाई कोर्टों की। जो 1774 में पढ़ा था वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्टों की। 1862 में ये हाई कोर्ट आए थे। पहला कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट और आएगा, हाई कोर्ट हो गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गई। और एक है कैनिंग के द्वारा विभागीकरण किया गया है। जैसे कि आज रक्षा मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय होता है, कृषि मंत्रालय होता है, या फिर अदर जैसे कि शिक्षा मंत्रालय हो गया, ये सारे मंत्रालयों का जैसे विभागीकरण देखते हैं ना, वो सबसे पहले भारत में जो विभागीकरण किया गया था, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था विभागीकरण, और इसलिए कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक कहा जाता है। भारतीय विभागीकरण का जनक कहा जाता है कैनिंग को। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण चीज थी। एक तो अप्रत्यक्ष रूप से वोट राइट मिल गया। अप्रत्यक्ष वोट राइट, वोट का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट जनता अपने भारत के जो राज्य सचिव होता था उसको नहीं चुनती थी, हम किसी लोगों को चुनते थे, उसके बाद वो लोग भारत के राज्य सचिव को चुनते थे। ऐसी अप्रत्यक्ष जो वोट राइट है उनको भारतीयों को दे दिया गया था। उसके बाद आता है बजट में बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन कर सकते थे, बजट में कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं। पेपर में पूछा गया है काफी बार, मतदान नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्लियर। उसके बाद हम आते हैं लॉर्ड मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 के बारे में। यह उस समय जो मार्ले थे वो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे, और इसी के नाम पर एक अधिनियम आया था, लॉर्ड मार्लेमेंटो अधिनियम 1909। और इस अधिनियम के बारे में यह है, इसके बारे में बस यही है कि अरुडेल समिति की सिफारिश पर यह आया था। ये पूछा जा सकता है पेपर में, अरुडेल समिति की सिफारिश पर। और इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई थी, एक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मुसलमानों को एक अधिकार दिया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल और विशेष वोट का अधिकार। विशेष वोट का अधिकार मुसलमानों को, और विशेष पृथक निर्वाचक मंडल। ये दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये इतनी बार पूछा गया है पेपर में, कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम
1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, ये वायसराय, उसके नाम पे अधिनियम आ गया। और इस अधिनियम में जानने योग्य बातें क्या है, वो 4-5 बातें हैं इसके अंतर्गत। प्रांतों में द्वैत शासन, ये चीज पे बहुत क्वेश्चन आता है। अभी 1935 के बारे में और बताऊंगा मैं। एक 1919 इसमें आएगा प्रांतों में द्वैत शासन, और ये आएगा केंद्र में द्वैत शासन। जो आज हम वर्तमान में देखते हैं ना, जो केंद्र में द्वैत शासन, जैसे कि राज्य सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची, ये तो केंद्र में द्वैत शासन हो गया, केंद्र में द्वैत शासन। और ये होता था प्रांतों में द्वैत शासन, जैसे कि ये केंद्र हो गया, ये राज्य हो गए। राज्यों के बाद जो शक्तियां ऐसे बटी रहती थी ना, ये शक्तियां ऐसे बटी रहती थी, 2 शक्तियां, इनको कहते थे ये प्रांत हो गया। प्रांतों की शक्तियां 2 में बट रही हैं, तो प्रांतों में द्वैत शासन लग गया था। इसी को कहते हैं प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्रांतों में द्वैत शासन। दूसरी आएगी प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज आएगी केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये वाला पॉइंट, पृथक निर्वाचक मंडल, अध्यादेश, ये इंपॉर्टेंट है। इतने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई लिमिट नहीं है इनमें। केंद्र में द्विसदनीय शासन, केंद्र में द्विसदनीय शासन। एक तो विधान परिषद, एक विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, एक होता है, इसके तहत महिलाओं को पहली बार, महिलाओं को वोट का अधिकार पहली बार वोट का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट का अधिकार, पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ठीक है दोस्तों, अब 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बाद आपको पता होगा कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, पटेल जी के द्वारा कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन यार की अध्यक्षता की गई थी, अध्यक्षता पटेल जी ने। उसमें औपचारिक रूप से पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग। मैं इस चीज को दोस्तों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 आएगा, जो बिना मौलिक अधिकारों के आएगा, वो उसमें मौलिक अधिकारों की कमी होगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1935, इसमें हमारे आज वर्तमान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 70% हिस्सा, ये मूल भाग है उसका, इसी से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत 10 अनुसूची, 14 भाग और 321 अनुच्छेद थे। दूसरी बात, अखिल भारतीय संघ की स्थापना
पूरे भारत को एक बनाने के लिए नियम लाया गया। लेकिन 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी और कुछ प्रिंसली स्टेट थे, राजाओं के प्रिंसली स्टेट थे। लेकिन ये लोग तो मान गए थे क्योंकि ये ब्रिटेन के अधिकार में थे, लेकिन राजा नहीं माने, इसी कारण ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। ठीक है दोस्तों, अगला आता है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना। वो जो कोर्ट था जो 1774 में स्थापित किया गया था, उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना, और इस कोर्ट ने 1 अप्रैल 1937 से कार्य करना स्टार्ट किया। ये पेपर में बहुत आता है कि इस कोर्ट की स्थापना कब हुई, स्थापना नहीं, इसने कार्य करना कब से स्टार्ट किया, 1937 से। इसके जो प्रथम वो थे चीफ जस्टिस मॉरिस गुबियर, संघ और प्रांतों के मध्य सूचियों का बंटवारा, जैसे कि आज वर्तमान में हम देखते हैं कि अनुसूची 7 में देखते हैं कि राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची। ऐसे ही भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में भी संघ और प्रांतों के मध्य सूचियों का बंटवारा हुआ था। इस समय संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय, प्रांतीय सूची के अंतर्गत 54 और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय थे। सूचियों का बंटवारा, संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती 59, 54 और 14, 36 विषय। ठीक है, एक अगला आता है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के बर्मा को भारत से अलग किया जाए। (1937) और इसके अंतर्गत 1935 में आरबीआई की स्थापना। एक अप्रैल 1935 को। दोस्तों, इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, भारत का संवैधानिक विकास। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। ठीक है दोस्तों।